आइए आज इस वीडियो में हम लोग प्रत्यास्थता देखते हैं कि प्रत्यास्थता क्या होता है। इसको अंग्रेजी में इलास्टिसिटी कहते हैं, प्रत्यास्थता। ठीक है, इलास्टिसिटी हमारा क्या है। ये प्रत्यास्थता एक्चुअली होता क्या है, जैसे आपने अगर रबर को खींचा तो रबर को आप अगर खींचेंगे, हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं, रबर लेके आते हैं। इसी हम रबर लिए हैं, अगर हम इसको ऐसे खींचेंगे तो देखिए ये क्या है, ये अगर हम इसको छोड़ दें पुनः से अवस्था आ जाती है। यानी ऐसी वस्तुएं या वस्तुओं का ऐसा गुण जिसके कारण इन पर हम बल लगा रहे हैं, लेकिन बल को छोड़ देने पर फिर से वह पुनः उसी अवस्था में आ जाती हैं, फिर से वो पुनः उसी अवस्था में आ जाती हैं। देखिए किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो रहा है। देखिए इसकी आकृति में क्या हो रहा है, परिवर्तन माने इसकी लंबाई बढ़ रही है, इसकी लंबाई बढ़ रही है। तो किसी वस्तु में अगर हम बल लगाएं और बल को हटा लें और वस्तु पुनः अपने मूल अवस्था में आ जाए, मूल आकृति में आ जाए, तो उसे हम कहते हैं कि वह प्रत्यास्थ है। प्रत्यास्थ है मतलब कि वह बल को हटा लेने पर पुनः अपनी अवस्था को प्राप्त कर लेती है। तो ऐसी वस्तुओं को हम लोग प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं, ऐसी वस्तुओं को प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। तथा वस्तुओं का ये गुण, वस्तुओं का ये गुण प्रत्यास्थता कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता कहलाता है। ठीक है, प्रत्यास्थता क्या है? प्रत्यास्थता वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण वो अपनी आकृति एवं आकार में होने वाले परिवर्तन को विरोध करती हैं। या हम बोले प्रत्यास्थता वस्तुओं का वह गुण है जिससे किसी वस्तु पर कोई बल लगा दिया जाए, बाह्य बल लगा दिया जाए और उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाए, आकार में परिवर्तन हो जाए, और पुनः उस बल को हटा लेने से वह अपने पुनः मूल अवस्था में आने का प्रयत्न करती हैं। प्रत्यास्थता क्या है? वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण वह अपने मूल अवस्था में आने का प्रयत्न करती हैं। ठीक है, तो ये प्रत्यास्थता हो गया। अब एक होता है प्रत्यास्थ वस्तु, एक होता है प्लास्टिक वस्तु, एक होता है दृढ़ वस्तु। ठीक है, ये हो गया प्रत्यास्थ वस्तु, एक हो गया सुघट्य वस्तु, सुघट्य वस्तु, और तीसरा हो गया आपका दृढ़ वस्तु। ठीक है, अब जो प्रत्यास्थ वस्तुएं होती हैं लगभग देखिए आप जान ही गए होंगे कि अपने मूल अवस्था को धारण कर लेती हैं, अपने पुनः मूल अवस्था में आ जाती हैं। लेकिन सुघट्य वस्तुएं अपने क्या नाम है, मूल अवस्था में नहीं लौटती हैं। ठीक है, सुघट्य मतलब वो अपने मूल अवस्था में नहीं लौटती, उनमें विकार हो जाता है। और दृढ़ मतलब उनको बल लगा के तोड़ा ही ना जा सके, उनको हटाया ही ना जा सके। ठीक है, उनमें परिवर्तन ना हो। ठीक है, दृढ़ मतलब कि वह दृढ़ है, उसकी लंबाई चौड़ाई यानी उसकी आकार या आकृति में परिवर्तन ना किया जा सके। सुघट्य का मतलब सुघट्य मतलब कोमल है, सुकुवार है। ठीक है, उसको अगर थोड़ा सा बल लगा दिया जाए तो उसके में आकार में परिवर्तन तो हो जाता है, लेकिन वह पुनः अपने आकृति और आकार में नहीं आ पाती। प्रत्यास्थ वस्तु, इस पे बल लगा दिया जाए और बल हटा लिया जाए तो पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है। ठीक है, तो हमारी प्रत्यास्थ वस्तु है। अब है अगली हेडिंग, प्रत्यास्थता की सीमा। प्रत्यास्थता की सीमा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। अब ऐसा नहीं है कि आप वस्तु पर बल लगाते जाइए और वह आती जाएगी। सपोज जैसे ये है, ये हम बल लगा रहे हैं, एक सीमा के बाद अगर हम बल लगाएंगे, एक सीमा के अगर देखिए ये बल लगा रहे हैं, अगर एक सीमा के बाद बल लगाएंगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगा। अब इससे अगर हम थोड़ा सा भी बल ज्यादा लगा दिए तो टूट जाएगा। मतलब इसकी एक सीमा है कि इस पर आप उतना ही बल लगाइए, कि यह पुनः अपनी अवस्था में आ जाए बल हटाने पर। अगर आप उसके अतिरिक्त बल लगा दिए तो वह अपने पुनः अवस्था में नहीं आ पाए, टूट जाए। उसके में विकार जो है,
जो उसके परिवर्तन है वो परमानेंट हो जाए। ठीक है, यानी आप किसी वस्तु को खींचें, अब छोड़ दें तो फिर से वो अपने अवस्था में आ गई। आपके बाद थोड़ा और खींचें, फिर छोड़ दें, फिर आ गई, और खींचें, फिर छोड़ दिए, और आ गई। एक समय ऐसा आएगा कि आप खींच लिए तो वो जो है पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ पाएगी, उसमें कुछ ना कुछ विकार आ जाएगा, कमी आ जाएगी, उसके आकार आकृति में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, यानी एक लिमिट है कि आप इतने लिमिट तक फोर्स लगाइए, बल लगाइए, तो वह बस अपनी अवस्था को रिगेन कर पाएगी, अपने मूल अवस्था में आ पाएगी। अगर उसके बियॉन्ड आप बल लगा दिए, फोर्स लगा दिए, तो अपनी अवस्था में नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो इसी सीमा को, एक सीमा है कि इसके अतिरिक्त आप बल लगा दिए तो आप उस वस्तु को पुनः मूल अवस्था में नहीं ला सकते बल हटा के। उस वस्तु को पुनः बल लगा के मूल अवस्था में नहीं, बल हटा के मूल अवस्था में नहीं ला सकते। तो उस सीमा को, जिसके बाद अगर जरा सा बल लग जाए तो वस्तु में परमानेंट आकार विकार आ जाए, विकृति आ जाए, कमी आ जाए, उसके आकार में परिवर्तन हो जाए, तो उस बल या उस सीमा को, उस बैरियर को हम लोग प्रत्यास्था की सीमा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रतिबल। ठीक है, प्रतिबल कहता है कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए हम इस वस्तु में विकृति लाना चाहते हैं, तो विकृति लाना चाहते हैं, हम इस पर दाब लगाएंगे ना, बल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आप इस पर बल लगाएंगे, तो बल लगाएंगे तो आप कुछ क्षेत्रफल पे बल लगाएंगे ना। अब ऐसा है नहीं कि सुई की नोक रख देंगे, आप इस पर बल लगाएंगे, हाँ लगा रहे हैं। आप कुछ क्षेत्रफल लगाएंगे ना, कुछ क्षेत्रफल पे बल। क्या अब इसमें विकार लाना है, तो विकार लाना, हम बल लगा रहे हैं, आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस मार्कर, हम इसे बल लगा रहे हैं। बल क्या है? बल, हम बल इस पे नहीं लगा रहे हैं, बल्कि इस पर पूरा दाब लगा रहे हैं। बल को दूसरी भाषा में बोले क्या, दाब लगा रहे हैं हम लोग। इस पर क्या लगा रहे हैं? दाब, प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, तो विकार उत्पन्न करने के लिए, इसके आकार में, आकृति में परिवर्तन करने के लिए हम बल लगाते हैं, लेकिन हम लोग कुछ क्षेत्रफल पे बल लगाते हैं। वैसा नहीं कि एक बिंदु पे बल लगाते हैं, क्षेत्रफल पे बल लगाते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, प्रतिबल बराबर होता है हमारा बल बटे क्षेत्रफल। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग प्रतिबल कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रतिबल कहलाता है। अब यहाँ से आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि प्रतिबल कुछ दूसरा नहीं है। प्रतिबल क्या है? एक दाब ही है। प्रतिबल क्या है? आपका दाब है, मतलब दाब है। बल बटे क्षेत्रफल क्या होता है? दाब होता है। तो प्रतिबल कुछ नई चीज नहीं है, एक प्रकार का दाब ही है। तो आप किसी वस्तु पर अगर प्रेशर लगाओगे, दाबित लगाते हो, बल लगाते हो, तो दाबित लगाते हो, किसी वस्तु को दबाते ही तो हो, यानी दाब ही है। लेकिन हम वहां पे एक नया टर्म ला रहे हैं, प्रतिबल। प्रतिबल क्या है? एकांक क्षेत्रफल पर करने वाला, लगने वाला बल हम प्रतिबल कहलाता है। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या होगा? बल क्या होता है? F/A। ठीक है, ये प्रतिबल हो गया। ठीक है, प्रतिबल। ठीक है, अब बल का क्या होता है? mL/T⁻⁻2 होता है, अपान A क्या होता है? L² होता है। ठीक है, मात्रक है ना। जब इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका कट जाएगा, तो बचेगा क्या? mL⁻⁻1 T⁻²। ठीक है, ये दाब का ही मात्रक है। ठीक है, दाब का ही मात्रक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसका ही ये विमीय सूत्र है। प्रतिबल हो गया। अब हम जो कह रहे थे कि एक प्रत्यास्थता की सीमा है। प्रत्यास्थता की सीमा का मतलब क्या है? मान लीजिए ये वस्तु है, अगर हम इसको खींच रहे हैं तो जो इसके कण हैं ये दूर जाएंगे। इसके जो कण हैं ये क्या होंगे? दूर जाएंगे। इसके कण जो क्या होंगे? दूर जाएंगे। तो जब इसके कण दूर जाएंगे तो इनके कणों के बीच में आप जानते हैं कि समान प्रकार के अगर कण हैं, एक दूसरे को खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। तो जब कण खींचेंगे दूसरे को, ठीक है, इसका मतलब आपने इनको इतना दूर कर दिया कि ये फिर से अपने आप को आकर्षित करके फिर से पुनः अपनी मूल अवस्था में आ गए। लेकिन आपने इनको इतना दूर कर दिया कि ये अपना आकर्षण बल लगाने के बाद भी अपने पुनः अवस्था में नहीं आ पा रहे हैं, इसका मतलब आपने इस पर
एक सीमा से ज्यादा बल लगा लिया जहां से ये अपने अवस्था में वापस नहीं आ पा रहे। इस बल को हम लोग विकृति मतलब वहीं से आपकी विकृति उत्पन्न हो जाएगी और उस सीमा को हम लोग प्रत्यास्था की सीमा कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा हिंदी है विकृति। विकृति क्या है? विकृति, आप बल लगाए, दाब लगाए, प्रतिबल लगाए तो आपके आकार में परिवर्तन हो गया। आपके आकार में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे एक ये है, इस पर हम बल लगा रहे हैं तो इसकी लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, इसकी मोटाई भी घट रही है। इसकी मोटाई भी क्या हो रही है? घट रही है। इसकी मोटाई घट रही है, लेकिन उस मोटाई में इतना कम परिवर्तन हो रहा है। देखिए अब ये हम इतना लंबा पकड़े हैं, इसको खींच के इतना बड़ा कर दिए, समझ रहे हैं आप? इतना था, इतना, ठीक है, इतना मतलब नाप दे रहे हैं, इतना, ठीक है, इतना लिए देखो, और खींच दिए हम कहाँ तक? यहाँ तक खींच के हम इतना मतलब यहाँ से इतना बड़ा कर दिए। अब देखिए इससे कितना गुना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 गुना हम कर दिए। ठीक है, लेकिन आप इसके मोटाई में देखेंगे तो मोटाई में कम परिवर्तन हुआ है, मोटाई में बहुत कम परिवर्तन हुआ। यानी विकृति क्या है? विकृति है कि किसी वस्तु में या किसी वस्तु पर जब हम दाब लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो उसके आकार में जो भिन्नात्मक परिवर्तन होता है। भिन्नात्मक परिवर्तन मतलब क्या? भिन्नात्मक परिवर्तन मतलब कि लंबाई पहले 5 थी, अब लंबाई 6 हो गई। मान लीजिए कोई लंबाई थी वो 5 मीटर थी, अब लंबाई क्या हो गई? 6 मीटर हो गई। तो कितनी की वृद्धि हो गई? वृद्धि आपकी 6 - 5 1 की हो गई। तो एक ये क्या हो गया? ये कितनी वृद्धि हुई बटे पहले से कितनी थी? ये जो है इसी को हम लोग विकृति कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? विकृति। विकृति क्या है? वस्तु के एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को। ठीक है, वस्तु के आकार में होने वाले परिवर्तन को विकृति कहते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है? ठीक है, पहला है आपका अनुदैर्घ्य विकृति। ठीक है, ये 3 टाइप का होता है। ये होता है अनुदैर्घ्य विकृति। अनुदैर्घ्य का मतलब होता है, अनुदैर्घ्य मतलब होता है लंबाई। अनुदैर्घ्य मतलब लंबाई। ठीक है, अनुदैर्घ्य मतलब लंबाई। ठीक है, अनुदैर्घ्य विकृति में क्या होगा? आपकी लंबाई बढ़ेगी, तो लंबाई मतलब डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या हुआ? कि लंबाई कितना में परिवर्तन हो गया। ठीक है, अपॉन एल। ठीक है, दूसरी विकृति आपकी है, इसको आते हैं लंबाई में वृद्धि। दूसरा है आयतन में परिवर्तन। ठीक है, दूसरा है आयतनात्मक विकृति। ठीक है, तो इसको कहते हैं आयतन विकृति। आयतन विकृति, तो ये 2 विकृति आपकी है। आयतन विकृति क्या है? ये मान लीजिए आयतन v था और आयतन बढ़ करके डेल्टा v हो गया, तो इसको हम लोग आयतन विकृति कहेंगे। अब इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक कुछ नहीं होगा, मात्रक विहीन है। क्या है? ये बीमा विहीन है, बीमाहीन है। क्यों? क्योंकि एल अपान एल माने लंबाई अपान लंबाई, बीमा कट जाएगी, आयतन अपान आयतन लंबाई कट जाएगी। तो अनुदैर्घ्य विकृति है और ये आयतन विकृति है। ठीक है, तो अगर आपकी लंबाई में परिवर्तन हो तो अनुदैर्घ्य विकृति, आयतन में परिवर्तन हो तो आयतन विकृति। ठीक है, उतार लीजिए इसको। चल आई रिपीट, आइए देखते हैं। अगला है अगला हमारा है हुक का नियम। हुक का नियम, हुक का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आप किसी वस्तु में बहुत छोटा परिवर्तन करें, किसी वस्तु में आप बहुत छोटा परिवर्तन करें, तो जो वस्तु में परिवर्तन करेंगे वो परिवर्तन जो है, जो प्रतिबल लगाएंगे, वस्तु के आकार में बहुत कम परिवर्तन करने के लिए है ना, मतलब
यदि हम बहुत कम परिवर्तन कर रहे हैं, यानी वस्तु के आकार में बहुत कम परिवर्तन के लिए जो प्रतिबल होता है, प्रतिबल जो होता है यह विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी आप जितना बल लगाएंगे उतना ही उसमें विकृति होगी, जितना अगर कम बल लगाएंगे तो कम विकृति होगी, ज़्यादा बल लगाएंगे तो ज़्यादा विकृति। इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटा के हम लोग प्रतिबल ये बराबर हम यहाँ पे एक नियतांक लगा देते हैं, ठीक है, जिसका नाम है ई गुणे विकृति कहते हैं। यहाँ पे ई हमारा है, ई है प्रत्यास्थता है, ई क्या है, ई हमारा यंग प्रत्यास्था गुणांक है। यहाँ पे ई क्या है हमारा, नहीं सॉरी, यहाँ पे जो हमारा ई है ई हमारा है प्रत्यास्थता गुणांक। ये हमारा क्या है, प्रत्यास्था गुणांक। यहाँ पे आप याद रखेंगे कि ई बराबर क्या होता है आपका, प्रतिबल बटे विकृति, ठीक है, प्रतिबल बटे विकृति। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये किसके लिए मान्य है, पहली बात बहुत कम परिवर्तन के लिए, सूक्ष्म परिवर्तन के लिए। प्रत्यास्था का जो गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृति, और इसका भी मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि प्रतिबल का ही मात्रक होगा, क्योंकि विकृति का कोई मात्रक ही नहीं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अगला है यंग प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है, यंग प्रत्यास्थता, यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या है, कह रहा है कि मान लीजिए कोई बस, ये हमने बस लटका है, ये कोई छड़ है, ठीक है, ये कोई छड़ है, ठीक है, ये दृढ़ छड़ है, कोई लटकाई हमने, ठीक है, और इस पर हमने भार mg लगा दिया, क्या लगा दिया, बल mg लगा दिया, ठीक है, बल क्या लगा दिया, mg लगा दिया, जिसकी वजह से इसकी लंबाई जो है डेल्टा एल बढ़ गई, कितना बढ़ गई, डेल्टा एल बढ़ गई, ठीक है, डेल्टा एल मतलब जितनी लंबाई बढ़ गई, डेल्टा एल मतलब लंबाई इसकी जितनी बढ़ गई, ठीक है। और ये हमारी प्रारंभिक लंबाई पहले से थी कैपिटल एल, और डेल्टा एल लंबाई हमारी बढ़ गई, ठीक है। तो जो हमारा सूत्र बनेगा वो कितना होगा, ये प्रत्यास्था गुणांक बराबर, इसको हम लोग वाई से कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अनुदैर्ध्य है, क्योंकि हमारा लंबाई हो रहा है, लंबाई वृद्धि हो रही है, लंबाई बल लगाए तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल होगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है। यंग प्रत्यास्था गुणांक कहता है कि आप लंबाई में वृद्धि करो, लंबाई वाले पे बल लगाओ, तो जो आपका आएगा वह अनुदैर्ध्य, क्या नाम, यंग प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अब अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या है, प्रतिबल हमने क्या बताया, बल बटे क्षेत्रफल। आप यहाँ पे बल कितना लगाए हैं, बल लगाए हैं F/A, प्रतिबल क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। F क्या हो गया, mg ही बल लगाए हैं ना, और किस पे लगाए हैं, देखिए आप इस पर बल लगाए हैं, इस पर, इस क्षेत्रफल पे, यानी पाई आर स्क्वायर पे लगाए हैं। किस पे लगाए हैं, ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है ना, ये वाला देखिए, ऐसे ही छड़ोगी ना तो आप इसी पे बल लगाए हैं, तो क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये प्रतिबल हो गया। अनुदैर्ध्य विकृति कितनी हो जाएगी आपकी, अनुदैर्ध्य विकृति ये क्या हो जाएगी, डेल्टा एल अपान कैपिटल एल, इन सबका मान इसमें रख दीजिए, ठीक है, आपको एक फार्मूला मिल जाएगा। यंग प्रत्यास्था गुणांक को y से व्यक्त करते हैं, तो y बराबर प्रतिबल कितना हो गया आपका, mg अपान पाई आर स्क्वायर और पूरे का बटे डेल्टा एल अपान एल, ठीक है। ये y बराबर क्या हो जाएगा, mg कैपिटल एल अपान पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल, ठीक है, ये आपका सूत्र है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसमें y क्या है, हमारा यंग प्रत्यास्था गुणांक है, ठीक है। m क्या है, m जितना हमने बल लटकाया, जितना भार लटकाया, ठीक है। g गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, गुरुत्वीय बल है। l क्या है, उस छड़ की लंबाई है प्रारंभिक। पाई क्या है, जान ही रहे। r क्या है, उस छड़ की त्रिज्या है। डेल्टा l क्या है, उसमें जितनी वृद्धि हुई है, उसमें जितनी वृद्धि हुई, जितनी वृद्धि हुई वो, ऐसा नहीं कि आप पूरी लंबाई ले लें, ठीक है। जैसे हमने कहा कि छड़ 5 मीटर लंबी थी, अब 10 मीटर लंबी हो गई, तो इसका मतलब आप डेल्टा एल जो है ये 10 नहीं लेंगे, अंतिम लंबाई नहीं, डेल्टा एल क्या है, कितनी वृद्धि हुई, अब कितनी हो गई, 10, पहले कितनी थी, 5, यानी यहाँ पे 5 की वृद्धि हुई, डेल्टा एल आपका 5 होगा, ठीक है। अब यंग प्रत्यास्था गुणांक का भी मात्रक क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि विकृति जो है
कोई मात्रक नहीं रखती तो प्रतिबल का मात्रक ही इसका होगा, यानी ये भी क्या आएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, हो गया, उतार लीजिए। अगला हमारा है आयतन प्रत्यास्थ गुणांक। ठीक है, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक क्या होगा, अभिलंब प्रतिबल। ठीक है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ये होगा, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को हम लोग बीटा से बी से व्यक्त करते हैं, किससे, बी से। ठीक है, तो बी बराबर होता है अभिलंब प्रतिबल। कौन सा प्रतिबल, अभिलंब, अभिलंब मतलब प्रतिबल बोलते हैं, अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। ठीक है, या आयतन प्रतिबल कह सकते थे आप। अब बताइए, अगर हमारे पास कोई इसी बुक है, ठीक है, तो इस बुक पे हम जितना दाब लगाए हैं, ठीक है, इस बुक पे जितना हम लोग दाब लगाएंगे, देखिए इसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, सब चेंज हो रहा है। तो आप जो दाब जो लगाए हैं वही आपका क्या होगा, आयतन प्रतिबल होगा, या यहाँ पे हमारा अभिलंब प्रतिबल होगा। ठीक है, पी। ठीक है, अभिलंब प्रतिबल क्या होगा, ये हो जाएगा पी, कितना दाब लगाए हैं, दाब क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। और आयतन विकृति हमने सूत्र देखा था, आयतन विकृति क्या होता है, ये डेल्टा वी अपान वी हो जाएगा। वी डेल्टा वी क्या, परिवर्तन कितना होगा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, पी अपान डेल्टा वी अपान वी। ठीक है, यहाँ पे एक चिन्ह आपको माइनस रखना है, क्यों, अभी बता देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, पी वी आयतन है अपान डेल्टा वी। ठीक है, यहाँ पे माइनस इसलिए क्योंकि अगर आप दाब लगाएंगे तो क्या होगा, आयतन में कमी होगी, यानी आयतन में कमी होगी, यानी डेल्टा वी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, तो वह ऋणात्मक क्या ऋणात्मक दोनों धनात्मक हो जाएंगे। ठीक है, ये आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है, इसको उतार लीजिए। एक लिख लीजिए संपीड्यता, संपीड्यता आपका होता है, संपीड्यता बीटा बराबर होता है 1/b, और 1/b इसको यहीं से आप लिख लेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा वी अपान वी पूरे का बटे पी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि बीटा क्या होता है, संपीड्यता क्या होता है। ठीक है, इसको उतार लीजिए। तो बस इतना ही सूत्र था हमारा, इसके बाद एक दो सूत्र और उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, हो गया। आपसे कभी हो सकता है पूछ लिया जाए ग्राफ दे करके कि यहाँ पे जैसे आपको ये ग्राफ दे दिया जाएगा ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ये आपका बिंदु ए होगा। ठीक है, यहाँ पे बिंदु, सॉरी, यहाँ पे आपका ये यहाँ तक ए है, ये बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, ये आपका ई है। ठीक है, ये आपको ग्राफ दे दिया जाएगा और कहेगा कि बताइए ये हमारा ओ है, ठीक है, ये विकृति है और ये प्रतिबल है। ठीक है, ये ग्राफ दे दिया जाएगा। ठीक है, हमसे कहा जाएगा बताइए कि जो ये थोड़ा सा ऐसे है, ठीक है, ऐसे हमसे कहा जाएगा कि बताइए कि हमारा हुक का नियम कहाँ तक लगता है। हुक का नियम क्या कहता है कि जो प्रतिबल है, प्रतिबल ये अनुक्रमानुपाती होता है विकृति के। हमसे कहा जाएगा कि यहाँ पे हुक का नियम कहाँ से कहाँ तक लगा है। ठीक है, तो ये देखेंगे आप कहाँ तक लगा है, वो ये तक। ठीक है, हुक का नियम कहाँ तक, ये तक। क्यों, क्योंकि आप प्रतिबल बराबर एक नियतांक लगा देंगे तो आपको एक रेखा मिलेगी। ठीक है, एक रेखा मिलेगी ना, कौन सी रेखा मिलेगी आपको, प्रतिबल बराबर ई वाला। ठीक है, तो देखिए आपको एक सीधी रेखा मिलेगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो है अनुक्रमानुपाती नहीं रह जाता, यानी आप अगर इतनी विकृति करेंगे यहाँ तक तो आपका हुक का नियम का पालन होगा, लेकिन इसके बाद हुक के नियम का पालन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है,
और इसके बाद यहाँ से, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से विकृति देखे आने लगा, यहाँ से विकृति आने लगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बी से डी तक कहते हैं कि इसमें हमें विकृति मिलेगी, और डी को कहते हैं यहाँ पे भंजन बिंदु। ये कौन सा बिंदु है? भंजन बिंदु। ये कौन सा है? ये हमारा, यहाँ से यही हमारा सीमा है। ये क्या? यही सीमा है। इसके बाद आप लोग अगर कोई भी बल लगा देंगे तो वहाँ से वो आगे उसके में परमानेंट जो है विकार आ जाएगा, ठीक है। हमारा परमानेंट विकार आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा, थोड़ा सा देख लीजिए, ओ से ए तक ये हमारा है हुक का नियम लगता है, ठीक है, हुक का नियम, ठीक है। और अगर आप ओ से बी तक जाएंगे, ओ से बी तक, तो हमारा प्रत्यास्थ है। क्या है? प्रत्यास्थ है, मतलब प्रत्यास्थ क्षेत्र है। यानी आप अगर यहाँ से ओ से बी तक जाएंगे, इतना बल लगाएंगे, ठीक है, इतना परिवर्तन करेंगे, ठीक है, यानी इतना प्रतिबल लगाए, इतना विकृति किए, तो बस तुम्हें जो है प्रत्यास्थ का गुण रहेगा, वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा, वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा। लेकिन अगर आप बी से सी तक गए, कहाँ तक? बी से सी गए, तो वो अप्रत्यास्थ हो जाएगा। अब उसमें गुण वह नहीं रह जाएगा। वो कौन सा गुण आ जाएगा? अब उसमें वह गुण नहीं रह जाएगा, वह अब धीरे धीरे टूटने लगेगा, वह उसके में क्या होने लगेगा? अब परिवर्तन। अब यहाँ पे बी से क्या होगा? बी से सी जाएंगे तो विकृति उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। इसको लिख देते हैं अस्थाई विकृति। मतलब बी तक जाएंगे तो अगर आप बल हटा लेंगे तो पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा, लेकिन बी से सी तक जाएंगे तो वह अपनी अवस्था में नहीं आ पाएगा, वह अपनी अवस्था में नहीं आ पाएगा। यानी बी से डी तक आप, बी से डी तक, ठीक है, पूरा बी से डी तक, ये पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ पाएगा। अब डी क्या है? डी बिंदु पे ये क्या है? अधिकतम प्रतिबल है। क्या है? अधिकतम प्रतिबल। क्या है? अधिकतम प्रतिबल है। डी बिंदु पर क्या है हमारा? अधिकतम प्रतिबल। देखो, इससे अधिक प्रतिबल नहीं हो सकता। अब क्या है? डी पर अधिकतम प्रतिबल है, इससे ज्यादा अगर आप बल लगा देंगे तो डी से ई तक पे, डी से ई पे, ठीक है, डी से ई में हमारा जो तार है वह पतला होने लगेगा, तार पतला होने लगता है, ठीक है। तार क्या होता है? पतला होने लगता है, ठीक है। अगर आप कोई तार खींच रहे हैं तो कुछ देर तक वह हुक का नियम पालन करेगा ए तक, तो उसके बाद बी तक जो है प्रत्यास्थता का गुण रहेगा। कौन सा गुण रहेगा? प्रत्यास्थता का गुण, यानी वह जो है अपनी पुनः अवस्था में आ जाएगा। लेकिन इसके आगे यहाँ तक जो है अप्रत्यास्थ गुण रहेगा, अब पुनः अवस्था में नहीं आ पाएगा, उसके में अस्थाई विकार आ जाएगा, विकृति आ जाएगा। और डी पर पहुंचकर जब आप अधिकतम बल लगा देंगे तो उसको हम लोग अधिकतम प्रतिबल कहते हैं। अब यहाँ के बाद अगर आप बल लगाएंगे तो आपका तार क्या होगा? पतला होने लगेगा, और ई पर आपका टूट जाएगा, तार क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, ठीक है। तो आपका तार डी से ई में पतला होता है। यहाँ पे क्या होता है आपका? यहाँ पे प्लास्टिक गुण होता है। कौन सा गुण होता है? प्लास्टिक गुण। इसको कहते हैं प्लास्टिक क्षेत्र, प्लास्टिक क्षेत्र, ठीक है। प्लास्टिक क्षेत्र का मतलब क्या है? प्लास्टिक क्षेत्र का मतलब है, इसको लिख देते हैं प्लास्टिक क्षेत्र। प्लास्टिक क्षेत्र का मतलब यह है कि अगर आप कोई प्लास्टिक ले लें, उसको खींच दें तो उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, बी से डी में। डाल लीजिए इसको, ठीक है। और यहाँ पे लिख लीजिए कि तार में संचित ऊर्जा, अगर किसी तार को आप खींच रहे हैं, तार में संचित ऊर्जा, यानी अगर आप किसी तार को खींच रहे हैं तो तार में जो संचित ऊर्जा होगी वो U बराबर होती है 1/2 गुणे प्रतिबल गुणे विकृति, ठीक है, प्रतिबल गुणे विकृति। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है कि किसी तार को अगर आप खींच रहे हैं तो उसमें कितनी, हम तार खींच रहे हैं तो उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा ना, तो कितनी ऊर्जा होगी? 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति। इसको लिख सकते हैं U बराबर, ठीक है, प्रतिबल क्या होता है आपका? फार्मूला देखिए, प्रतिबल बटे विकृति क्या होता है? प्रतिबल बटे विकृति क्या होता है? यही तो हमारा y होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अगर प्रतिबल का मान रख दें तो प्रतिबल का मान क्या हो जाएगा? y गुणे विकृति। प्रतिबल का मान क्या हो जाएगा? y गुणे विकृति, और एक विकृति हमारी पहले से थी, ठीक है। हो जाएगा U बराबर
वाई गुणे विकृति का स्क्वायर, ठीक है। यानी ये आप याद रखेंगे, ठीक। 1/2 साथ में है, ठीक है, 1/2। आपको क्या दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा कि यंग प्रत्यास्था गुणांक वाई इतना है, उसके तार में इतनी वृद्धि कर दी गई, यानी डेल्टा एल अपान एल दे दिया जाएगा, ठीक है। डेल्टा एल अपान डेल्टा एल दे दिया जाएगा। तो वाई का मान देंगे 1/2 आगे है, विकृति का वर्ग है, तो इससे आप उसमें कितनी ऊर्जा संचित हुई है उसको निकाल लेंगे, ठीक है। उसमें कितनी ऊर्जा संचित हुई है इसको निकाल लेंगे, ठीक है। बस यही तक हमारा ये सवाल था। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अगला हमारा है पृष्ठ तनाव। क्या है? पृष्ठ तनाव। अगला चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर, इसको मिटा दे रहे हैं हम। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है पृष्ठ तनाव। वो कहता है कि जैसे आपने देखा होगा कि मच्छर जो है, मच्छर जल पर बैठ जाते हैं, जल की सतह पे बैठ जाते हैं, तैरने लगते हैं, ठीक है। जल की सतह पे मच्छर जो है तैरने लगते हैं, ठीक है। ये आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। तो वो कैसे तैरने लगते हैं, क्यों तैरने लगते हैं, उसको देखते हैं। तो जो मच्छर है, तो पानी की सतह जो ऊपर वाली होती है, जो पानी की, ये हमारा पृष्ठ तनाव है, ठीक है। पृष्ठ तनाव अगला चैप्टर है। तो पता है जो पानी की सतह होती है, ये वाली, ठीक है। आप जानते हैं जब एक प्रकार के अणु एक दूसरे को खींचते हैं तो उसे हम लोग ससंजक बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पहला हमारा ससंजक बल, इसको क्या कहेंगे? एक प्रकार के कणों के मध्य लगने वाला बल। एक प्रकार के कणों के मध्य लगने वाला बल ससंजक बल। अगला क्या हो जाएगा? असंजक बल। असंजक बल क्या हो जाएगा आपका? भिन्न प्रकार के, है ना, भिन्न भिन्न प्रकार के कणों के बीच में। जैसे हमने कह दिया कि जल का कण जल के कण पर कौन सा बल लगाएगा, तो आप कहेंगे ससंजक बल लगाएगा, क्योंकि दोनों एक ही प्रकार के। अगर हमने कह दिया जल का कण वायु के कण पर कैसा बल लगाएगा, तो आप कहेंगे कि असंजक बल, क्योंकि दोनों अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है। तो ससंजक बल और असंजक बल ये होता है, ठीक है। क्या होता है कि वह अगर एक ही प्रकार के बलों में, एक ही प्रकार के कणों में लग रहा है तो उसे ससंजक बल, अगर अलग अलग प्रकार के कणों में लग रहा है तो असंजक बल, ठीक है। जैसे क्या, अब यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से दो तरह के दो प्रकार के आपके द्रव दो प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे पानी हो गया और यहाँ पे एक पारा ले लेते हैं, ठीक है। अगर आप पानी को कांच पे गिरा देंगे, ठीक है, ये पानी है, और पारे को कांच पे गिरा देंगे, ठीक है, ये कांच है आपका, ठीक है, ये कांच है। तो आप देखेंगे जो पानी है, पानी गिराएंगे, पानी आपका पूरा फैल जाएगा, पानी क्या हो जाएगा? पूरा फैल जाएगा। लेकिन जो पारा है वह कांच पे गिरेगा तो ऐसे गोल हो जाएगा, पारा जो है गोल हो जाएगा, ठीक है। ये कांच की सतह पे अगर गिराएंगे तो ये क्या हो जाएगा? गोल हो जाएगा। अर्थात जो पानी है, पानी वो क्या कर रहा है? इस सतह को भिगा रहा है, इस सतह को भिगा रहा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो पानी के बीच में ससंजक बल लग रहा है, पानी के बीच में क्या है? ससंजक बल लग रहा है, वह कमजोर है। वह क्या है? कमजोर है। क्यों? क्योंकि अगर उनके बीच में बल अगर लगा होता खूब जोर से तो फैलते नहीं। क्यों फैलते? नहीं फैलते। लेकिन यहाँ पे फैल जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे असंजक बल क्या है? ज्यादा है। असंजक बल कौन सा है? यहाँ पे ससंजक बल कौन सा है? पानी का। असंजक बल कौन सा है? पानी कांच का। यानी जो पानी है वह कांच को जिस बल से खींच रही है वो बल बहुत मजबूत है। किसकी अपेक्षा? पानी का। पानी का आपस में जो ससंजक बल लग रहा है एक एक में, वह कमजोर है, लेकिन पानी और कांच का जो असंजक बल लग रहा है वो मजबूत है, इसलिए यह भीग जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे कि जो द्रव सतह को भिगाते हैं, जो द्रव सतह को भिगाते हैं,
भिगोते हैं उनमें क्या होता है, ससंजक बल कम होता है, तभी तो फैल जा रहे हैं। अगर ससंजक बल ज्यादा होता तो बटुर जाते हैं, चिपक जाते हैं कहीं में। लेकिन ससंजक बल ज्यादा है, ससंजक बल जो है आसंजक बल से कम है। क्यों? क्योंकि जो कांच का कण है उसने पानी के कण को खींच लिया, तो कांच और पानी के बीच में आसंजक बल है, उसने खींच लिया, उसको फैला दिया, यानी आसंजक बल ज्यादा। लेकिन आप इसी पानी को अगर आप अरुई के पत्ते पे डालोगे, केले के पत्ते पे डालोगे, तो उस पर वह फैलता नहीं है, यानी वहां पे क्या है, ससंजक बल ज्यादा है। किसका? वहां पे पानी पानी के बीच में जो ससंजक बल लग रहा है वो ज्यादा है। किससे? जो पानी और उस केले के पत्ते, अरुई के पत्ते के बीच में जो आसंजक बल रहा है उससे ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे जो द्रव सतह को नहीं भिगोते, जो द्रव सतह को नहीं भिगोते तो उनमें क्या होगा, जो ससंजक बल होगा उनका वह मजबूत होगा। ससंजक बल क्या होगा, मजबूत होगा। किससे? उनके आसंजक बल से। वो कहेंगे कि हम भैया फैलेंगे नहीं, हम एक में ही रहेंगे ससंजक। ठीक है, ये क्या होगा, मजबूत होगा। यानी यहाँ पे पारा और पारा वाला का जो बल लग रहा है, पारा का जो कण एक दूसरे को खींच रहे हैं मजबूत है इसकी अपेक्षा पारा और कांच की। ठीक है, तो द्रव दो प्रकार के, जो सतह को भिगोते हैं उनमें आसंजक बल ज्यादा होता है, जो द्रव को नहीं भिगोते हैं। अब कॉमन बताइए, ये फैलेगा क्यों फैलेगा, यानी कांच इसको खींच रहा है ना, तो खींच रहा है इसका मतलब तभी तो फैल रहा है, यानी इसका पानी इसको नहीं खींच पा रहा है, कांच खींचे जा रहा है। कांच और पानी में कौन सा बल, आसंजक बल, और पानी नहीं खींच पा रहा है, इसका मतलब ससंजक बल। ठीक है, अब पता है आपको, जैसे जो हमारा पानी का जो सतह होती है, जैसे आपने गिलास में पानी रख दिया, बाल्टी में पानी रख दिया, तो ये जो पानी की ऊपरी सतह है, ठीक है, ये सतह पता है ऐसे तनी होती है। कैसे? थोड़ा सा देखिए, ये पानी है पूरा पूरा, ठीक है हमारा, बताइए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई कण है, तो यह कण अपने चारों तरफ से क्या होगा, ससंजक बलों से घिरा होगा, या चारों तरफ से जल सहित घिरा होगा, H2O से चारों तरफ से घिरा होगा, यानी चारों तरफ से इस पे ससंजक बल लगेंगे और चारों तरफ से बराबर बल लगेंगे, चारों तरफ से बराबर बल लगेंगे, चारों तरफ से कौन सा बल लगेगा, बराबर बल लगेगा। यानी जितना इधर खींच रहा है इतना इधर खींच रहा है, जितना इधर खींच रहा है उतना उधर, इतना, मतलब ये कण जो है, ये कण ऐसे अगर है तो इसको चारों दिशाओं में एक ही जैसा बल मिलेगा, तो किधर भी गति नहीं करेगा, किधर भी नहीं जाएगा, चारों तरफ एक ही बल है। लेकिन आप थोड़ा सा विचार करिए कि जो कण यहाँ पे है उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे कण बना रहे हैं, ठीक है, ये बोल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो ससंजक बल था, ठीक है, इधर ससंजक बल लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ऊपर क्या है, यहाँ पे हमारा आसंजक बल लग रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वायु और पानी है, यहाँ पे वायु और पानी का बल लग रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा है, पानी का बल लग रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा वायु और पानी का बल ज्यादा होता, थोड़ा सा बहुत ध्यान समझिएगा, आप ऐसे गिलास में पानी रख दीजिए, ठीक है, और जो ऊपर सतह पे द्रव के कण है, पानी के कण है, उनको थोड़ा सा ध्यान से सोचिए। अगर वो यहाँ पे जो है कण पानी का एकदम सबसे ऊपर वाला, उस पर दो बल लग रहा है, एक कौन सा, वायु और पानी का असंजक बल, और नीचे कौन सा लग रहा है, पानी का असंजक बल। अब थोड़ा विचार करिए, अगर ये बल, अगर वायु और पानी का बल ज्यादा होता तो ये पानी उड़ के निकल जाता, क्योंकि ये खींच लेगा ना इधर, पहली कंडीशन हो गई। ठीक है, इसको लिखते चलते हैं। ठीक है, हम इसको समझा रहे हैं क्योंकि हो सकता है ये आपको जिंदगी में पहली बार पढ़ने को मिल रहा हो और आखिरी बार भी हो। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, जो कण सतह पर है। ठीक है, सतह वाले कण के लिए क्या होगा, यदि हमारा वायु और हम अब समझ होंगे, वायु और पानी का जो बल है ये क्या हो जाए, पानी से ज्यादा हो जाए, यानी पानी के बीच में जो ससंजक बल लग रहा है उससे ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा, पानी कहाँ चला जाएगा, पानी वायु में चला जाएगा, यही तो होगा, पानी वायु में चला जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा बल है तो भाई निकल जाएगा ऊपर, जो मजबूत पड़ा निकल जाएगा। दूसरा,
अगर हमारा वायु और पानी ये बल जो है कमजोर पड़ा, किससे? पानी से कमजोर पड़ा, तो कहाँ चला जाएगा? पानी यानी यहाँ पे कण लिख देते हैं, ठीक है। तो आप समझ ये वाला कण, तो क्या हो जाएगा हमारा कण कहाँ चला जाएगा? पानी में चला जाएगा, पानी में नीचे चला जाएगा, यानी हमारा जो कण है ये कहाँ चला जाएगा? पानी चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब बताइए दोनों कंडीशन में क्या आप देखते हैं? अब पानी को गिलास में रख दीजिए, तो अगर पानी को गिलास में रख दीजिए तो क्या जो है कण तुरंत निकलते जाते हैं, ऊपर निकले भागे चले जाते हैं, यानी पहली कंडीशन के बारे में विचार करें तो क्या ससंजक बल हमारा कमजोर हो जाता है आसंजक बल से, जिससे जितने भी पानी के कण तुरंत बाहर निकल जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो जो पानी में इवेपोरेशन हो जाता है, वाष्पन हो जाता है, वो कंडीशन नहीं है, उसको नहीं सोचना है, ठीक है। वहां पे उष्मा लेता है तब निकलता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो ये रहा है कि अगर हमने कहा कि ये जो वायु और पानी का आसंजक बल है, ये पानी के ससंजक बल से ज्यादा हो गया तो ये कण को खींच ले जाएगा, ऊपर वायु में ले जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने देखा, पानी रख दीजिए, देखिए अगर ऐसा हो तो ये कण गया, फिर नया कण आएगा, वो गया, तो मतलब आपका 2 ही मिनट में 4 ही मिनट में आपका पूरा पानी बाहर निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। सेकेंड वन, अगर पानी का बल, ये वाला बल अगर इससे ज्यादा हो गया, ये वाला, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? जैसे ये सतह पे पानी पहुंचेगा कण, वो तुरंत नीचे खींच लिया जाएगा, यही हुआ। तो आपको क्या मिलेगा? पानी में लगातार हलचल देखने को मिलेगी, पानी में लगातार हलचल, जैसे सतह गया खींच लिया गया, ऐसे ऐसे खींचा जाएगा, ठीक है। पानी की सतह के सभी कणों को ऐसे खींचा जाएगा, यानी आपको सतह पर हलचल देखने को मिलेगी। लेकिन आप पानी को रख दें तो क्या आपको पानी की सतह पर हलचल देखने को मिलती है? नहीं, पानी की सतह पर हलचल देखने को नहीं मिलती। समझ रहे हैं आप? अब एक चीज और, ना ये ज्यादा हो रहा ना ये ज्यादा हो रहा है, ठीक है, ना ये ज्यादा हो रहा ना ये ज्यादा हो रहा है। अब बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है? जो ये सतह पे है द्रव का कण, उस पर क्या हो रहा है? ये तो सही है। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं सत्य, ये अगर हुआ, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो ये होना चाहिए था। लेकिन जो सत्य चीज है, सत्य चीज ये है सत्य, जो द्रव के कण सतह पे रहते हैं उनके लिए सत्य है कि ससंजक बल ये हमेशा असंजक बल से ज्यादा होता है। जो द्रव की सतह पर होता है उसके लिए ससंजक बल क्या होता है? ज्यादा होता है, किसके? असंजक बल से, ठीक है। अब बताइए, हमने अभी कहा कि अगर ये ससंजक बल ज्यादा हो गया तो उसको पानी के नीचे आ जाना चाहिए। तो आप कहेंगे सर आप दो बातें कर रहे हैं, एक बार कह रहे हैं कि ससंजक बल ज्यादा होगा और दूसरी चीज कह रहे हैं कि पानी का कण नीचे नहीं आएगा, तो कैसे संभव है? अरे जब ससंजक बल ज्यादा हो गया तो पानी के कण को नीचे आ जाना चाहिए ना सर। आने दो नीचे, सबको आने दो, फटाफट आने दो, ऐसे हलचल चलती रहेगी आपकी। पानी को देखने में मजा आएगा कि हाँ क्या बात है, नीचे गया, क्या बात, नीचे गया, हलचल मजा आएगी देखने में। बट जो पानी की सतह है ये इस तरह से नहीं होती, ये इस तरह से नहीं होती। वो जो पानी की सतह है ना, जैसे हम यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये हमारा जो ये सतह है, ठीक है, इस सतह को हम बना देते हैं आपके लिए। मान लीजिए ये वाली हमारी सतह, पानी की सतह, ठीक है, इसके नीचे पानी है और उसके ऊपर हमारा वायु है, और ये वो कण है जो इस पानी की सतह पे है, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर आप समझ गए होंगे कि इस सतह के नीचे एक हम पेज लाते हैं, ये क्या है? हमारा ये सतह है, इसके नीचे आपका पानी है, इसके नीचे ऊपर आपका वायु है। अब ये मान लीजिए सतह का पहला बूंद ऊपर वाला है। अब हम कह रहे हैं कि सर आप कह रहे हो कि ससंजक बल नीचे है, ससंजक बल ज्यादा है, तो यानी इस कण को ऐसे खींच लेना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ऐसे नीचे जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे नीचे जाना चाहिए ना। लेकिन नहीं, आप समझिए ये कण नीचे क्यों नहीं जा रहा है? इस कण को ऐसे नीचे जाना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि यह कण ऐसे खींचा गया हो, देखिए ऐसे खींचा गया हो, आप समझ रहे हैं,
ऐसे ऐसे हमने क्या किया, इस पन्नी को खींच लिया, इस पेज को खींच लिया, ठीक है। इस कण पर कोई बल अतिरिक्त नहीं लगाए हम, इस कण पर हमने कोई बल नहीं लगाया। संसंजक बल ज्यादा है, नीचे जाएगा, लेकिन नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि यह जिस सतह पर यह है, एकदम ऊपरी सतह पर, वह सतह हमारी ऐसी सतह नहीं है। वह सतह इस पन्ने की तरह होती है, या वह सतह एक पन्नी की तरह होती है, झिल्ली की तरह होती है, और वो ऐसे तनी रहती है। बताइए, अब तनी है तो ये ऊपर ही रहेंगे ना, ऐसे बराबर ही रहेंगे। तो जो हमारी ये वायु वाली ये सतह होती है, ऊपर वाली सतह, या ऐसे तनी होती है, ये क्या होती है, ऐसे तनी होती है। तो उस पर एक बल लगा रहता है, एक बल लगा रहता है, ठीक है, एक बल लगा रहता है। उसी को हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। एक तनी रहती है तो इसी को हम लोग कहते हैं तनाव कहते हैं, पृष्ठ तनाव, ठीक है। तो इसी की वजह से आपका अब यह बल लग गया। देखिए, इस असंजक बल नीचे से खींच रहा था, लेकिन असंजक बल खींचा था लेकिन कम खींच रहा था। अब इसको एक तनाव मिल गया तो और खींच लिया, तो अब ये बराबर हो गया, संतुलित हो गया, और द्रव का कण वहीं रह जाता है। तो जो ये बल है, इस कण पर, जो सतह पर रहने वाले कण पर लग रहा है, इस बल को हम लोग पृष्ठ तनाव बल कहते हैं, ठीक है, पृष्ठ तनाव बल कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है पृष्ठ तनाव बल? तो बताइए, अगर ये तना होगा तो क्या होगा, बल होगा। बल होगा तो यानी क्या होगा, बल जहाँ पे होता है वहीं पे कार्य होता है, ऊर्जा होती है, ठीक है। तो पृष्ठ तनाव क्या है? पृष्ठ तनाव परिभाषा, ठीक है, स्वतंत्र सतह पर, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर फैला हुआ या विस्तृत या फैला हुआ ऊर्जा, फैली हुई ऊर्जा। अब ऊर्जा कहाँ से आई? अगर हम ऐसे बल लगा रहे थे, यानी कार्य कर रहे हैं ना, तने हैं, ताने हैं, तो कार्य कर रहे हैं ना पूरा हम, कुछ ना कुछ, तो वही ऊर्जा, या इसको ऐसे ले लेते हैं, स्वतंत्र सतह पर एकांक क्षेत्रफल की ऊर्जा, स्वतंत्र सतह की एकांक क्षेत्रफल की ऊर्जा को पृष्ठ तनाव कहते हैं, ठीक है। तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? आप पृष्ठ तनाव बराबर देखेंगे बल बटे लंबाई होता है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता, ये परिभाषा होती है कि एकांक क्षेत्रफल में उसकी कितनी ऊर्जा है, वही आपका पृष्ठ तनाव होता है। तो पृष्ठ तनाव ये बराबर हो जाएगा आपका ऊर्जा, किसकी ऊर्जा? सतह की ऊर्जा, ठीक है, सतह की ऊर्जा बटे क्षेत्रफल। अब ये क्या हो जाएगा? सतह की ऊर्जा क्या होती है? बल ऊर्जा क्या होता है? बल गुणे विस्थापन मतलब दूरी L, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? L स्क्वायर, यानी L कट जाएगा, तो F बटे L, यानी बल, एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। लेकिन आप ये ऊर्जा रखेंगे याद कि एकांक क्षेत्रफल में जितनी ऊर्जा संचित होती है उसे हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसको दूसरी भाषा में हम लोग जो याद रखेंगे कि बल बटे लंबाई, बल बटे क्षेत्रफल हो गया प्रतिबल, बल बटे लंबाई आपका पृष्ठ तनाव हो गया। यानी एकांक लंबाई पर कितना बल लगा है, जो हम बता रहे थे कि तनाव लगा है, तनाव बल, तो एकांक लंबाई पर जितना बल लगा है वही हमारा पृष्ठ तनाव होता है। इसको सिग्मा से व्यक्त करेंगे, ये क्या हो जाएगा? F/L, ठीक है, ये सिग्मा बराबर F/L, इसको उतार लीजिए, ठीक है, हो गया। अब हमारे पास दो प्रकार के द्रव होते हैं, एक जो है परख नली में ऊपर उठ जाते हैं, दूसरा परख नली में नीचे उठ जाता है, ठीक है। केस का तो ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि आप अगर टावल का मतलब तौली का अगर कोना भिगो दे तो धीरे धीरे आपका बहुत ऊपर तक भीग जाता है, वो केशिकत्व के कारण होता है। केशिकत्व माने वो जो छोटी छोटी धागे हैं उनके थ्रू पानी ऊपर चढ़ने लगता है, ठीक है, उसके थ्रू पानी आपका ऊपर चढ़ने लगता है। जैसे आपने देखा होगा दीवार में, अगर जमीन में आपका सीना हो, सीना
नमी हो तो धीरे धीरे दीवार जो है धीरे धीरे उसमें भी नमी आ जाती है, यानी वो केशिका तत्व का, उनके छेदों के थ्रू केशिका तत्व का। ठीक है, तो अगर बहुत बारीक छेद हो तो वहां से पानी हमारा द्रव ऊपर चढ़ता है, इसे हम लोग केशिका तत्व कहते हैं। ठीक है, यानी पानी का बहुत बाल जैसी नलियों में, बाल के समान नलियों में पानी का ऊपर चढ़ना हम लोग केशिका तत्व कहते हैं। ठीक है, तो हमारे द्रव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जो ऊपर चढ़ता है, दूसरा होता है जो नीचे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा द्रव है, ठीक है, हम इसमें प्रश्नली डाल दिए। ठीक है, ये क्या है आपका व्यास लिख देते हैं, व्यास डी है, इसका घनत्व जो है, घनत्व इस का रो है। ठीक है, अब इसमें प्रश्नली डाल दिए तो जो पानी था इसमें सतह था, ये मतलब इसमें पानी जो यहाँ तक चढ़ गया। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, अब समझ गए होंगे आप कौन चढ़ेगा इसमें, इसमें कौन चढ़ेगा, जिसको ये कांच खींचेगा ना अपनी ओर, जिसको ये जो नली है, नली के कण इसको खींचेंगे, तो नली मतलब यहाँ पे संजय बल क्या ज्यादा, असंजय बल ज्यादा है, तो क्या करता है सतह को खींचने लगता है और पानी धीरे धीरे थोड़ा ऊपर तक चढ़ जाता है। और इसमें जो ऊपर की सतह होगी थोड़ी सी ऐसे होगी। ठीक है, ऊपर परवलयाकार, ऊपर अर्धवृत्ताकार, ऊपर वृत्ताकार। ठीक है, और यहाँ पे जो सतह होगी, यहाँ पे वो यहाँ तक जो है मान लीजिए पारा है। ठीक है, तो यहाँ तक पारा भरे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऊपर नहीं चढ़ेगा बल्कि वो क्या हो जाएगा, ऐसे नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी वह एच ऊंचाई नीचे घट जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे अर्धवृत्त के ऐसे होगा, इसमें ऐसे होगा और इसमें ऐसे होगा। ये किसके लिए है, भिगोने वाले द्रव के लिए है, ये ना भिगोने वाले द्रव को। ठीक है, ये ना भिगोने वाले द्रव के लिए। ठीक है, तो ये हमारा पारा होता है और ये हमारा पारा है, ये हमारा पानी है। ठीक है, तो यहाँ से हमसे कहा जाए कितना ऊपर तक उठा, कितना ऊपर तक उठा, तो हमसे हमेशा पूछा जाएगा कितना ऊपर तक उठा, तो आप निकालेंगे जो D बराबर होता है, D बराबर 2 सिग्मा कॉस थीटा अपान रो जी एच। ठीक है, 2 सिग्मा अपान कॉस थीटा रो जी एच, इतना मीटर आपका चढ़ेगा। ये एच क्या है, कितना ऊपर चढ़ा। ठीक है, ये एच क्या है, कितना ऊपर चढ़ा है, कितना नीचे गिरा। ठीक है, कितना ऊपर चढ़ा, कितना नीचे गिरा। डी क्या है हमारा, इसका व्यास है। रो क्या है, इसका घनत्व है। जी आप जाने हैं, सिग्मा क्या है, इसका पृष्ठ तनाव है। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे। ठीक है, और थीटा क्या है, थीटा हमारा है, थीटा को हम लोग कहते हैं स्पर्श कोण। कौन सा कोण कहते हैं, स्पर्श कोण। स्पर्श कोण क्या होता है, स्पर्श कोण ये कोण। ठीक है, ये वाला कोण। ठीक है, ये कितना है, स्पर्श कोण। देखिए ये थीटा है। ठीक है, यहाँ पे स्पर्श कोण कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा ये वाला कोण। ठीक है, थीटा। तो स्पर्श कोण। ठीक है, स्पर्श कोण का मतलब है कि सतह पर और द्रव के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग स्पर्श कोण कहते हैं। ठीक है, स्पर्श कोण कहते हैं। अब हमारा है अगला, ये फार्मूला आप जानते हैं। अगला हमारा है कि अगर हमारे पास द्रव, ठीक है, द्रव है। ठीक है, तो यहाँ पे है हेडिंग लिखिए, द्रव के अंदर किसी बूंद पर अतिरिक्त दाब, पर अतिरिक्त आंतरिक दाब, ठीक है, पहला है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई द्रव है, इसको लिख लेंगे, आप मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे 2 है, इसलिए कोई द्रव है। ठीक है, इसमें ये द्रव का है, यहाँ पे हमारा बूंद है। ठीक है, यहाँ पे एक बूंद है, तो इस द्रव पर बाहर से दाब लगेगा और अंदर से भी दाब लगेगा। बाहर से दाब लगेगा क्यों, क्योंकि यह द्रव पचक ना जाए। ठीक, क्योंकि इसके कण दबाएंगे ना इसको चारों तरफ से, और अंदर से दाब लगेगा कि इसको कितना मतलब बचाया जाए। ठीक है, ये टूटे ना। ठीक है, ये टूटे ना, थामे रहे। अब आंतरिक दाब जो है इसमें ज्यादा होता है। आंतरिक दाब क्या होता है, ज्यादा होता है। यहाँ पे आंतरिक दाब ज्यादा होता है। ठीक है, बाह्य दाब से ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कोई भी अगर बूंद बन रही है, कोई बुलबुला बन रहा है, ठीक है, कोई बुलबुला बन रहा है,
तो उसमें जो आंतरिक दाब होता है वो अधिक दाब होता है, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग अधिक दाब। तो जो अधिक दाब है कितना ज़्यादा है, मान लीजिए बाहर 100 है तो अंदर कितना है, अंदर मान लीजिए 110 है, तो अधिक कितना हुआ 10 है ना, 100 माइनस 110 माइनस 100 यानी बराबर आपका 10 क्या है, अधिक दाब। तो ये 10 बराबर होता है अधिक दाब P बराबर कितना अधिक है, ये 2 सिग्मा अपान R, ठीक है। R क्या है आपका, उस गोले की त्रिज्या, इस बूंद की त्रिज्या। R क्या है, बूंद की त्रिज्या, ठीक है, बूंद की त्रिज्या, ठीक है। अगला है दूसरा नंबर कि द्रव में बना वायु का बुलबुला, यानी आपका ये द्रव है पूरा बढ़िया सा, ठीक है, और इसके चारों तरफ एक जैसे पानी में आपका बुलबुला कोई बन गया, ठीक है, पानी में बुलबुला बन गया, तो पानी में क्या होगा, ये वायु होगी, ठीक है, तो ये वायु होगी, ठीक है, पानी में क्या होगी, वायु होगी ना, तो ये वायु होगी। अब बताइए अगर दाब बाहर का ज़्यादा होता, थोड़ा सोचिए, अगर दाब ज़्यादा होता तो ये बुलबुले को फोड़ नहीं देते, तोड़ देते ना, तो इसका मतलब उस बुलबुले को बनाए रखने के लिए अंदर का दाब थोड़ा सा ज़्यादा है, तभी तो है। और आप देखिए जब आपको बुलबुला यहाँ से निकलता है तो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। बुलबुला जब यहाँ से ऊपर नीचे से ऊपर निकलता है तो बुलबुला बड़ा होने लगता है, क्यों, क्योंकि इस पे दाब जो है कम होता है, दाब कम घटने लगता है ना, दाब घटने लगता है। दाब क्या होता है, जैसे यहाँ पे है तो इतना पानी दबाए हुए, यहाँ पे है कम पानी दबाया और ऊपर, तो यानी जैसे जैसे बुलबुला आपका, ये याद रखिए कि जैसे जैसे बुलबुला आपका पानी का नीचे से ऊपर आता है ना, वायु का अगर बुलबुला कोई है एकदम नीचे से ऊपर आता है तो उसका आकार बढ़ता है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, नीचे से ऊपर आते हुए वायु के बुलबुले का आकार बढ़ता है, ठीक है, वायु के बुलबुले का आकार बढ़ता है यानी उसकी त्रिज्या बढ़ती है, ठीक है। सॉरी, तो अगर त्रिज्या बढ़ रही है इसका मतलब अंदर का दाब क्या है, ज्यादा है। आप ध्यान रखिएगा, कोई बूंद हो कोई बुलबुला हो उसमें अंदर का दाब ज्यादा होता है, त्रिज्या तभी तो बढ़ रही है, उसका आकार तभी तो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई पानी में बना है तो आप फिर से लिखेंगे 2 सिग्मा अपान R, उसकी त्रिज्या कितनी है R, ठीक है, 2 सिग्मा अपान R। ये इतना दाब जो है अधिक होगा, ये अधिक वाला दाब है। ये कुल दाब कितना, अगर आपसे कहा जाए कुल आंतरिक दाब कितना है, कुल अंदर का दाब कितना है, तो आप पहले क्या है, इतना तो कुल है, इतना तो अधिक है, इतना जो है बाहर से अधिक है। तो बाहर कितना था 100 था, अंदर 110 था, तो हमारा अधिक वाला कितना है 10, यानी जो जितना ज्यादा है वो ई है, ठीक है, वो सिग्मा 2 सिग्मा अपान R देगा। अगर आपसे कहा कुल कितना अंदर दाब है तो ये बाहर वाले को जोड़ देंगे, ठीक है, बाहर वाले जोड़ देंगे तभी तो 100 + 10 110 हो जाएगा, ठीक है। ये अगर आपके पानी के अंदर किसी द्रव के अंदर कोई वायु का बुलबुला बना है तब 2 सिग्मा अपान R। अगर कोई बूंद हो, यानी कोई पानी के अंदर कोई बूंद ही हो तब भी 2 सिग्मा अपान R। और नेक्स्ट है आपका वायु में बुलबुला, ठीक है, वायु में बुलबुला, यानी जो आप बुलबुला मुंह से निकाल देते हैं, वायु में जो टहलता है उसमें क्या होगा, उसमें आपका हो जाएगा अधिक दाब बराबर 4 सिग्मा अपान R। यहाँ पे आप याद रखेंगे R क्या है, उस गोले की त्रिज्या है, ठीक है, उसकी त्रिज्या है, ठीक है। यही हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, धन्यवाद, ठीक है। R को आप याद रखेंगे कि R उसकी त्रिज्या है, ये 4 सिग्मा माने 4 सिग्मा मतलब कि यहाँ पर भी वायु है और अंदर भी वायु है। 2 सिग्मा का मतलब केवल अंदर वायु है, 2 सिग्मा मतलब अंदर वायु है। यहाँ पर पानी की बूंद है, मतलब बूंद का ही है, पानी में ही बूंद हमारी है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। यही हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है, धन्यवाद।